पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में आज सेकेंड चैप्टर, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स। बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड, ठीक है। अब बीएससी थर्ड ईयर इसमें पढ़ेंगे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग। जो चैप्टर्स है मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग ऑफ इन ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका नेक्स्ट न्यू चैप्टर है जिसमें ये आपका आज पहला लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें आपको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ना है और वैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या पढ़ना है? क्रिस्टल फील्ड थियरी। और इसके बाद आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी जिसको कहा जाता है वीबीटी। क्या बोलते हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और वैलेंस बॉन्ड थियरी आप पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, फिर एक बार देख लो वैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या। देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थियरी को प्रपोज किया था किसने? पाउली ने। ध्यान दो, किसने? पाउली, ठीक है ना। पाउली ने जो है वैलेंस बॉन्ड थियरी को सबसे पहले प्रपोज किया ये 1931, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? पाउली। कब किए थे? 1931, ठीक है ना। अब इनके देखिए कई पास्टुलेट्स हैं, इनके जो है पास्टुलेट्स, ठीक है ना। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं वो फॉलोइंग पास्टुलेट्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला पास्टुलेट तो ये है कि एक चीज ध्यान दो, आपको मालूम है बेटा सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। और दूसरा चीज आपको पता है लिगेंड्स, ठीक है ना। अब देखो सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं, आपको पता है कि दैट केमिकल स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिस केमिकल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी उसी को कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना बेटा। वह मेटल आयन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, उसी को हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयंस, ठीक। तो सेंट्रल मेटल आयंस जैसे देखो ये आपका है एम, एम का मतलब है मेटल, ठीक है ना। अब जब सेंट्रल मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना, यानी वह केमिकल स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उसी को सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। दूसरा चीज है लिगेंड्स। क्या है? लिगेंड्स। आप लिगेंड्स भी जानते हैं कि वह केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जिस केमिकल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा,
तो ये बेटा सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच ये बॉन्ड बनेगा और यही बॉन्ड कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच बनेगा। अब जो सेंट्रल मेटल आयंस हैं, ये सेंट्रल मेटल आयंस आपके क्या होंगे? ट्रांजिशन मेटल होंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 21 से 30, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक, एटॉमिक नंबर 72 से लेकर 80 तक, ठीक है ना। ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसा कंपाउंड बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स आपको मालूम हो गया, ठीक। मालूम हो गया क्या? मालूम है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस थ्योरी के पास्टुलेट क्या है। पहला पास्टुलेट तो ये है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सूटेबल एनर्जी का इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें। सूटेबल एनर्जी का क्या प्रोवाइड करें? इम्पटी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो देखिए सेंट्रल मेटल आयन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिगेंड्स के लिए एक इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें। कैसा ऑर्बिटल प्रोवाइड करें? इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉन्डिंग के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें, ठीक। और जो इम्पटी ऑर्बिटल है वो इम्पटी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाइब्रिडाइज इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो जो सेंट्रल मेटल आयन इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा वो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है ना। और जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी? जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी कैसी होगी? हैविंग सेम एनर्जी होगी, ठीक है ना। हैविंग सेम एनर्जी का इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है। किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल मेटल आयंस। फिर देखिए नेक्स्ट पास्टुलेट ये है कि सेंट्रल मेटल आयंस जो है उतना ही इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना बेटा। या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर कह लो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा उतना ही इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जितने लिगेंड्स उससे जुड़ते हैं इतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट पास्टुलेट ये है, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव डेफिनिट ज्योमेट्री, डेफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? डेफिनिट होती है, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसी होगी? डेफिनिट होगी, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट पास्टुलेट ये है कि हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, तो इम्पटी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ इम्पटी हाइब्रिडाइज या हाइब्रिड इम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का जो हाइब्रिड इम्पटी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होता है ओवरलैप विथ फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स,
ठीक है ना। तो लिगेंड्स के फुल फिल ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप करता है। कौन? फॉर द कोऑर्डिनेशन, देखो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल ओवरलैप विथ फुल फिल ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि इफ n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, ठीक है ना, अगर n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। अगर n-1 d ऑर्बिटल, इफ n-1 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक। इफ आउटर d ऑर्बिटल, कौन सा? आउटर d ऑर्बिटल, आउटर d ऑर्बिटल, तो आउटर d ऑर्बिटल का मतलब n-d ऑर्बिटल, आउटर सेल का जो d ऑर्बिटल्स है अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तब कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है बेटा। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइब्रिडाइज एम्प्टी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयंस के होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है स्ट्रिक्टली जो होती है कुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? कुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तब जो है जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो कुंड्स रूल के अगेंस्ट होती है। कब? जब आपका लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होगा तब, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू कुंड्स रूल होगी, ठीक है ना। तो देखिए आपसे यही कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो हैं, देखो प्रपोज बाय पाउली इन 1931 में। कब प्रपोज किया इन्होंने? 1931 में, ठीक। अब देखिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट ये है कि जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं इनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना। अब फिर देखिए जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? हाइब्रिडाइज होने चाहिए, हाइब्रिडाइज एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक। जो एम्प्टी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल जो है ट्रांजिशन मेटल का, वो हाइब्रिडाइज हो। तो जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? हैविंग सेम एनर्जी, माने ऑर्बिटल्स की शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी? सब आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। एम्प्टी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयंस जो है उतना ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से अटैच है। हाइब्रिड ऑर्बिटल है डिफरेंट ज्योमेट्री। जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनकी ज्योमेट्री जो होती है डिफिनिट होती है। जैसे आपको पता है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। sp2 होगा तो कैसी होगी? ट्राइगोनल होती है, ठीक है ना। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होती है, sp3d होता है तो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होती है वो डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैसी ज्योमेट्री होती है? डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, ठीक।
इम्पटी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल ओवरलैप विद, जो हाइब्रिडाइज इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल के, वो किसके साथ ओवरलैप करते हैं? लिगेंड्स के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, इफ n-1d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर कॉम्प्लेक्स। तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर मान लीजिए आउटर सेल का डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक, फिर देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। और जो आपके इम्पटी ऑर्बिटल्स हैं, उस इम्पटी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल होती है। लेकिन अगर आपका लिगेंड्स जो है कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती वो आपके जो हुंस रूल है उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद लिखिए, नोट कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। नोट्स लिखिए। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय पाउलिंग। दिस थ्योरी वाज proposed by Pauling in 1931. This theory have following postulates. This theory है following postulates. पहला postulate, central metals ions are atom. Central metal ions are atom. Have responsibility to provide empty orbital for the formation of coordinate bond, bonds with suitable ligands, देखो, पहला पोस्टुलेट यही है कि सेंट्रल मेटल आयंस की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करें लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयंस only provide empty orbital is equal to the number of coordination number equal to the
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, दैट इज लिगेंड्स। कोऑर्डिनेट, दैट इज लिगेंड्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पास्टुलेट है आपका कि इम्पटी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस आर हाइब्रिडाइज्ड। देखिए, जो सेंट्रल मेटल आयंस के इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं? हाइब्रिडाइज होते हैं। हैविंग सेम एनर्जी, हाइब्रिडाइज हैविंग सेम एनर्जी। तो जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। चौथा पास्टुलेट, these hybrid orbitals have different geometry, ठीक है ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो होती है वो डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पास्टुलेट, पास्टुलेट नंबर 5, इफ n-1d ऑर्बिटल्स, आपको पता है इफ n-1d ऑर्बिटल्स आर involved in bond, involved in n-1d ऑर्बिटल्स। देखो, n-1d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व इन hybridization, involved in hybridization, then the complex is called, then the complex is called inner complex। देखो बेटा, आपको पता है कि अगर n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, n-d ऑर्बिटल्स है 6 n-1d ऑर्बिटल्स है smaller, if n-1d orbitals have smaller number of unpaired electrons, smaller number of unpaired electron, smaller number of unpaired electron, smaller number of unpaired electron, and are known as inner orbital, and are known as inner orbital, and are known as inner orbital low spin or spin paired complex, inner orbital low spin or low spin or spin paired
लो स्पिन और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। इस बात को ध्यान दीजिए। पोस्टुलेट नंबर 6, n-1d ऑर्बिटल है स्मॉलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इनर सेल का d ऑर्बिटल्स होता है उसमें जो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए उस देखो इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल, और इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब बस समझ में आ गई नहीं। जब n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम इनर ऑर्बिटल या लो क्या कहेंगे, उस इनर लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, लो स्पिन कहेंगे या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, देखो इफ n-1d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इफ आउटर d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे इफ n-d ऑर्बिटल्स आर, सातवां, इफ n-d ऑर्बिटल, n-d ऑर्बिटल का मतलब आउटर d ऑर्बिटल, ठीक है ना। इफ n-d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व in hybridization, involved in hybridization, then the complex is called, outer complex, then the complex is called outer complex। ठीक है ना। तो अगर n-d आउटर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक। अब पोस्टुलेट नंबर 8, आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर d ऑर्बिटल, n-d ऑर्बिटल है, आउटर d ऑर्बिटल और n-d ऑर्बिटल्स have large number of unpaired electron, देखो जो n-1d ऑर्बिटल्स हैं इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, लेकिन जो n-d ऑर्बिटल्स होता है, आउटर सेल का d ऑर्बिटल होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। एंड आर नोन एज आउटर ऑर्बिटल, एंड आर नोन एज आउटर ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल को कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है ना, नोन एज आउटर ऑर्बिटल। हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा।
जब आउटर सेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, तो उसको कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जब आउटर सेल का डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जब इनर सेल का n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पास्टुलेट 8 हो गया। 9वां पास्टुलेट, 9वां पास्टुलेट है ईच लिगेंड्स है एट लीस्ट वन, ईच लिगेंड्स हैज एट लीस्ट वन lone pair of electrons, lone pair of electrons. Each ligands have at least one lone pair electrons which overlap with hybrid orbital of central metal ions। ठीक है ना। ईच लिगेंड्स हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ? सेंट्रल मेटल आयंस के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पास्टुलेट ये था आपका 9वां पास्टुलेट। 10वां पास्टुलेट है if at least, नहीं, 9वां पास्टुलेट है if the complex contains at least one unpaired electron, if the complex contains at least one paired electron, then the nature of complex is paramagnetic। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको पता है कि जिस कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पास्टुलेट है इफ द कॉम्प्लेक्स contains all the electrons are paired, then the complex is diamagnetic। then the complex is diamagnetic। तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है। then the complex is diamagnetic। नेक्स्ट है during the
complex formation, during the complex formation, Hund's rule of maximum multiplicity, Hund's rule of maximum multiplicity is strictly followed. The electron may be forced. The electron may be forced. The electron may be forced. The strong may be forced against Hund's rule only. Against the feeling of electron, the electron may be forced. The feeling of electron against Hund's रूल, ठीक है ना, अगेंस्ट Hund's रूल। ये कब होगा? जब लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें जो आपके इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इस इम्पटी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू Hund's मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अनुसार होती है। लेकिन अगर आपका लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, तब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है वो Hund's के रूल के अपोजिट होती हैं, अगेंस्ट होती है, ठीक है ना। ये रहा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।